हेलो बच्चों। कल एग्जाम है और चैप्टर 8 अभी तक रिवाइज नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अगले कुछ मिनट्स में हम मोटिवेशन और इमोशन चैप्टर के कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में भी दिया है। अगर ये लेक्चर आप ध्यान से देख लेते हैं तो चैप्टर कॉन्फिडेंटली रिवाइज हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों इतना। तो कभी सोचा हम पढ़ते क्यों हैं, करियर बनाना क्यों चाहते हैं, भूख क्यों लगती है, गुस्सा क्यों आता है, ये लेक्चर क्यों देख रहे हो, ये एग्जाम के पहले एंजाइटी क्यों होती है, इन सब वाई का आंसर ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? मोटिवेशन साइकिल, बायोलॉजिकल और सोशल साइको सोशल मोटिव्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये सब टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो सबसे पहले मोटिवेशन समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। मोटिवेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के वर्ड मोवियर से आया है, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी बिहेवियर को मूव करना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो हमारे बिहेवियर को एनर्जाइज करता है, डायरेक्शन देता है और किसी गोल की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता रोज 10 से 12 घंटा पढ़ रही है इंजीनियरिंग इंटरेस्ट निकालने के लिए। अमन अपनी स्कॉलरशिप के पैसे सेव कर रहा है ताकि मम्मी के लिए गिफ्ट खरीद सके। तो दोनों के बिहेवियर के पीछे एक मोटिव है, इसीलिए साइकोलॉजी कहती है बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड। और जब तक गोल अचीव नहीं होता इंसान उस डायरेक्शन में एफर्ट करता रहता है। और एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, मोटिवेशन सिर्फ बिहेवियर को एक्सप्लेन ही नहीं करता, फ्यूचर बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। इसी वजह से मोटिवेशन को बिहेवियर का इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट माना जाता है। और इसके अंदर आते हैं नीड्स, ड्राइव्स, गोल्स, इंसेंटिव्स, इंस्टिंक्ट्स, ये सब मोटिवेशन के पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल क्या होती है। ये साइकोलॉजी का एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन एक साइकिल फॉलो करती है। इस डायग्राम को एग्जाम में जरूर याद रखना। नीड है, ड्राइव है, अराउजल है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट है, रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो पहला स्टेप क्या है? नीड। नीड का मतलब होता है किसी चीज की कमी या डेफिसिट, मतलब कि जैसे पानी की कमी, खाने की कमी, नींद की कमी। फिर स्टेप टू आता है ड्राइव। नीड नीड से बॉडी के अंदर एक टेंशन या अराउजल जनरेट होता है, इसी टेंशन को हम ड्राइव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी की कमी है तो हमें क्या लगेगा? प्यास लगेगा, ये ड्राइव है। फिर अराउजल, अब बॉडी एक्टिव हो जाती है, मतलब कि माइंड सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, अराउज हो गया बॉडी। फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में क्या? अब इंसान एक्शन लेता है, जैसे किचन जाता है, बॉटल ढूंढता है, वो पानी पीता है। फिर अचीवमेंट, गोल अचीव हो गया, पानी मिल गया, पानी पी लिए तो गोल अचीव हो गया। फिर क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ अराउजल, तो ड्राइव जब खत्म हो गई, मतलब कि अब प्यास लगी ही नहीं, तो बॉडी वापस बैलेंस स्टेट में आ गई। इसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो कंप्लीट साइकिल क्या है? नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स। एंजाइटी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स के मोटिव्स होते हैं, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल। बायोलॉजिकल में क्या है? और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी ये मत लिखना कि मोटिव सिर्फ बायोलॉजिकल या सिर्फ साइको सोशल होता है। रियलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। बायोलॉजिकल मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या होते हैं? अब बायोलॉजिकल मोटिव्स बॉडी के साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। इनका रिलेशन होता है हार्मोन से, न्यूरोट्रांसमीटर से, ब्रेन स्ट्रक्चर से और सर्वाइवल से होता है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को इंस्टिंक्ट से एक्सप्लेन करते थे। इंस्टिंक्ट मतलब इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ये सीखा हुआ नहीं होता, जन्म से होता है, जैसे कि क्यूरियोसिटी, फ्लाइट हो गया, पेरेंटल केयर होगा, रिप्रोडक्शन। अब बायोलॉजिकल मोटिव्स को डिटेल में समझते हैं। हंगर, जब किसी को भूख लगती है तो सिर्फ एम्पैथी स्टमक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मतलब कि एम्प्टी स्टमक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। हम बॉडी के अंदर कई सिग्नल्स काम करते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक कंट्रैक्शन, ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, प्रोटीन लेवल कम हो जाता है, फैट स्टोरेज कम हो जाता है। लीवर भी ब्रेन को सिग्नल देता है कि साथ ही फूड की स्मेल, टेस्ट, कलर और दूसरे लोगों को खाना खाते देख के हंगर, मतलब जो हमारी भूख है उसको ट्रिगर कर सकता है। ये सब मिलकर हाइपोथैलेमस
कि फीडिंग सैटिस्फैक्टरी सिस्टम के थ्रू हंगर रेगुलेट करते हैं, मतलब भूख को रेगुलेट करते हैं। फिर आता है हमारा प्यास। अब बात करते हैं प्यास की। अब बॉडी से जब वाटर लॉस हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है, तो सेल डिहाइड्रेट होने लगते हैं और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस में स्पेशल नर्व सेल्स होते हैं जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स, ये डिहाइड्रेशन डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। इससे रिजल्ट क्या हुआ, हमें प्यास लगती है और हम पानी पीने लग जाते हैं। फिर हमारा सेक्स। सेक्स भी एक बायोलॉजिकल मोटिव है, लेकिन ये हंगर और थर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट है। तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखते हैं। ये इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, पहला नंबर ये है। इसका गोल होम्योस्टेसिस मेंटेन करना नहीं होता है। और तीसरा नंबर, ये एज के साथ डेवलप होता है। ये 3 पॉइंट्स बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। डेवलप्स विद एज। फिर आता है हमारा साइकोसोशल मोटिव्स। साइकोसोशल मोटिव्स में क्या होता है, ये मोटिव्स हम सोसाइटी, फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ये लर्नड मोटिव्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 4 मोटिव्स होते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब क्या होता है, दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना और मेंटेन करना। हर इंसान चाहता है कि उसके दोस्त हों, फैमिली हो, सपोर्ट सिस्टम हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नीड सिर्फ प्रॉब्लम के टाइम नहीं, बल्कि हैप्पीनेस के टाइम में भी इंक्रीज होती है। इसीलिए लोग गुड न्यूज भी सबसे पहले अपनों के साथ शेयर करते हैं। फिर नीड फॉर पावर, ये कॉन्सेप्ट दिया था डेविड मैकलेन ने। और नीड फॉर पावर का मतलब है दूसरे लोगों के बिहेवियर या इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना। मैकलेन ने इसके 4 एक्सप्रेशन बताए थे, लेकिन एग्जाम के लिए बस आइडिया याद रखो। पावर एक्सप्रेस हो सकती है अपनी पर्सनालिटी से, कंपटीशन से, लीडरशिप से, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। बस इतना लिखना इनफ होता है। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट मोटिव, नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएक। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को अचीव करने की डिजायर। जिन स्टूडेंट्स में एनएक हाई होता है, वो इजी टास्क चूज नहीं करते और इस इम्पॉसिबल टास्क भी चूज नहीं करते, वो चूज करते हैं मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उनमें चैलेंज भी होता है और सक्सेस की पॉसिबिलिटी भी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे लोग फीडबैक लेना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। फिर आता है क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। कभी कभी हम बिना किसी रीजन के भी नए एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह देखना, नई चीजें सीखना, क्वेश्चंस पूछना, ये सब क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन के एग्जांपल। ये हमें नॉलेज और सेंसरी स्टिमुलेशन देता है। इसी वजह से छोटे बच्चे हर चीज को टच करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको दिया था अब्राहम एच मास्लो ने। ह्यूमन नीड्स को एक पिरामिड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहा जाता है। इस पिरामिड में टोटल 5 लेवल है। और ये इसके ऑर्डर गलत मत लिखना, क्योंकि हर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 में आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि सबसे बेसिक नीड्स, जैसे कि खाना, पानी, नींद, शेल्टर। फिर लेवल 2 में क्या आता है, सेफ्टी नीड्स, मतलब फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी वाली नीड्स। फिर आता है लेवल 3 बिलोंगिंगनेस नीड्स, मतलब सोशल नीड्स, मतलब कि लव, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप। फिर लेवल 4 में आता है हमारा एस्टीम नीड्स। एस्टीम मतलब कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ वर्थ होना चाहिए। ये सब चीजें एस्टीम नीड्स में आती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। यहाँ इंसान अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करता है। सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन होता है, सेल्फ अवेयर होता है, क्रिएटिव होता है, सोशली रिस्पॉन्सिव होता है, ओपन टू नॉवेल्टी, मतलब कुछ नया चीज सीखने के उसका चिल्ल रहती है हमेशा, और डीप रिलेशनशिप बनाता है। लेकिन मैस्लोस का पिरामिड हमेशा रिजिड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर, फायर फाइटर्स कभी कभी अपनी सेफ्टी नीड्स इग्नोर करके दूसरों की जान बचाते हैं। तो एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो, उससे आंसर तुम्हारा और अच्छा बन जाएगा। अभी तक हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, अब बात करते हैं इमोशंस की। तो सोचो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो खुशी होती है, कम मार्क्स आए तो दुख हो जाता है।
अब कोई अचानक सामने से आया तो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाते हैं हम। तो ये सब क्या है, इमोशंस है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन क्या है, इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके। फिजियोलॉजिकल अराउजल मतलब क्या होगा, मतलब क्या होता है इसमें, जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, फिजियोलॉजिकल चीज है। सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब कि खुशी या गुस्सा होना। कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन, दिमाग उस सिचुएशन को कैसे समझता है। अब बात करते हैं फीलिंग और मूड के बारे में। फीलिंग क्या होता है, सिर्फ प्लेजर या पेन को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अच्छा लगना या बुरा लगना। मूड क्या होता है, मूड इमोशन से ज्यादा टाइम तक रहता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जैसे पूरे दिन उदास रहना। लेकिन इमोशंस क्या होते हैं, इमोशन शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे सडनली गुस्सा आ जाना, अचानक खुश हो जाना। इसलिए याद रखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ड्यूरेशन का, तो इमोशन सॉरी इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो इमोशंस ज्यादा इंटेंसिटी में होते हैं, और फिर उसके बाद उससे कम इंटेंसिटी में मूड और फीलिंग उससे कम। अब देखते हैं बेसिक इमोशंस। साइकोलॉजिस्ट ने कुछ इमोशंस को बेसिक इमोशंस माना है, जैसे कि जनरली एक्सेप्टेड 6 इमोशंस हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट और सरप्राइज। डार्विन के अकॉर्डिंग इन इमोशंस का फेशियल एक्सप्रेशंस इनबॉर्न भी होते हैं और यूनिवर्सल होते हैं, यानी दुनिया के हर कल्चर में इनका एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। आइजार्ड ने 10 बेसिक इमोशंस बताए थे और प्लुटचिक ने 8 प्राइमरी इमोशंस बताए थे और उन्हें अपोजिट पेयर्स में अरेंज किया है। मतलब कि याद रखते हैं, जॉय, सैडनेस, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट, फियर, एंगर, सरप्राइज, एंटिसिपेशन। ये सब अपोजिट पेयर्स में उन लोगों ने अरेंज किया था। अब जेंडर डिफरेंस, रिसर्च के अकॉर्डिंग विमेन एंगर को छोड़कर बाकी इमोशंस मेन के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेंशनली एक्सपीरियंस करती है, जबकि मेन एंगर कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपीरियंसेस करते हैं। मतलब कि विमेन के अंदर इमोशंस ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, और मेन के अंदर स्ट्रॉन्गर एंगर होता है। अब एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इमोशन एक इंटरनल एक्सपीरियंस है, हम डायरेक्टली किसी का इमोशंस नहीं देख सकते, हम उसका इमोशन उसके एक्सप्रेशन से समझते हैं। इमोशन दो तरह के होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। सॉरी, एक्सप्रेशन दो तरीके का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स वर्ड्स के थ्रू, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम सैड, मतलब मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब बोलते हो जब, तो उसे वर्बल एक्सप्रेशन कहते हैं। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है फेशियल एक्सप्रेशन, सबसे कॉमन चैनल होता है, इसी से हम सबसे पहले इमोशन आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कोई एक मुंह बनाया हुआ है तो कह सकते हैं उसे खराब लग रहा है, ये गुस्सा। पैरा लैंग्वेज, वॉइस का पिच, जैसे कि टोन, लाउडनेस, स्पीड। मतलब कि अगर मैं टोन डीप कर दूं तो मेरा चेंज हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज, लाउडनेस कर दूं, स्पीड कर दूं, तो ये सब इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। काइनेसिक्स, बॉडी मूवमेंट क्या है, गेस्चर्स क्या है, पोस्चर क्या है। गुस्से में, जैसे कि गुस्से में जब तुम हाथ हिलाते हो, चलते चलते बात करते हो। प्रोक्सिमिक्स, कन्वर्सेशन के टाइम पे फिजिकल डिस्टेंस, कितने दूर या पास खड़े हैं, ये भी इमोशंस कम्युनिकेट करता है। इंडियन क्लासिकल डांस जैसे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, इसमें इमोशंस बॉडी मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन से ही एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब कल्चरल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन देखते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि क्या इमोशंस हर कल्चर में सेम एक्सप्रेस होते हैं। नहीं, कल्चर एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि लैटिन अमेरिका और साउथर्न यूरोपियंस में, बात करते वक्त डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन इंडियंस और पाकिस्तानी जनरली पेरिफेरल गेस करते रहते हैं, यानी साइड में देखकर बात करते हैं। ये एग्जांपल दिया गया है इंडिया में, एनसीईआरटी में इंडिया एग्जांपल दिया है इंडिया का। और फिर आता है कल्चरल एंड इमोशनल लेबलिंग। सिर्फ एक्सप्रेशन ही नहीं, इमोशंस के नाम भी कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जैसे कि
ताहितियन लैंग्वेज में एंगर के लिए 46 अलग लेबल्स हैं। एंशियंट चाइनीज में 7 इमोशंस बताती है एंशियंट चाइनीज लिटरेचर। एंशियंट इंडियन लिटरेचर बताती है कि 8 इमोशंस हैं, जिसके लव, mirth, एनर्जी, वंडर, एंगर, ग्रीफ, डिस्गस्ट, फियर। जबकि वेस्टर्न लिटरेचर जनरली हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट इसको बेसिक इमोशंस मानती है। अब देखते हैं मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस टॉपिक। तो हर इमोशन बुरा नहीं होता, लेकिन अगर नेगेटिव इमोशन कंट्रोल से बाहर चले जाएं तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफेक्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई गई, जैसे कि सेल्फ अवेयरनेस। स्ट्रेटेजीज क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को समझिए, खुद से पूछिए कि मैं गुस्सा क्यों हूँ, मैं इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव अप्रेजल। ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मतलब सिचुएशन को लॉजिकली देखिए, हर प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमें लगती है। फिर सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, अपने बारे में देखो कि कर क्या रहे हो, कहीं तुम्हें तो गलत नहीं कर रहे थे। फिर आता है सेल्फ मॉडलिंग, अपनी पास्ट सक्सेस को याद करो और उससे मोटिवेशन लो कि तुमने पिछले में गलती क्या की थी, पिछले में अच्छा क्या किया था, तो उससे सीखो। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, निगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो। तो सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, उससे ज़्यादा जो स्ट्रेटेजी है वो इम्प्रूव हो जाती है हमारी। फिर क्रिएटिविटी, अपने हॉबी डेवलप कीजिए, जैसे कि म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, रीडिंग में, ड्राइंग में। देन वी हैव गुड रिलेशनशिप, मतलब कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, आसपास ऐसे लोगों को रखो जो हमेशा पॉजिटिव बात करें, हमेशा ये नहीं कि निगेटिव ही रहें। फिर आता है एम्पैथी, सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की फीलिंग्स भी समझो। और फिर कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस मतलब क्या होता है? दूसरों की हेल्प करना भी एक इमोशनल वेलबींग इम्प्रूव करता है। अब एक क्या दिया था, मैनेजिंग एंगर। एंगर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंगर ऑटोमेटिक नहीं होता, ये हमारी थिंकिंग का रिजल्ट होता है, इसीलिए इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसमें क्या चीजें हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, निगेटिव सेल्फ टॉक मत करो, इरेशनल बिलीव्स को अवॉइड करो, कंस्ट्रक्टिव तरीके से एंगर एक्सप्रेस करो ताकि वो पॉजिटिव वे में हो। चेंज में टाइम लगता है थोड़ा, तो धीरे धीरे चेंज होगा, एक बार तुमको ये नहीं होगा कि तुम्हारा एंगर तुरंत मैनेज होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब एग्जामिनेशन एंग्जाइटी एक एक्टिविटी है। एग्जाम के टाइम पे एंग्जाइटी होना नॉर्मल है। थोड़ी एंग्जाइटी थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, लेकिन ज्यादा एंग्जाइटी परफॉर्मेंस को खराब करती है। तो एनसीईआरटी में इसके 2 कोपिंग मेथड्स हैं। मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजीज, मतलब कि ये डायरेक्शन एक्शन वाली टेक्निक्स है, जिसमें बताते हैं प्रिपेयर वेल, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, रिहर्स करके जाओ, अच्छे से रिहर्स करके जाओ। फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सपोर्ट सीख करो। इनॉकुलेशन यानी क्या होता है? मॉक टेस्ट, रोल प्लेइंग या एग्जाम की प्रैक्टिस, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फिर ब्लंटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? ये स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, जैसे रिलैक्सेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, ये होता है सिंपल। अब बात करते हैं इनहेंसिंग पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस जैसे होप, जॉय, ऑप्टिमिज्म, कंटेंटमेंट, ग्रेटिट्यूड, ये सिर्फ अच्छा फील नहीं कराते हैं, बल्कि हमें बेटर थिंकर भी बनाते हैं। रिसर्च बताते हैं पॉजिटिव इमोशंस वाले लोग प्रॉब्लम्स के ज्यादा सॉल्यूशन सोचते हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन से जल्दी रिकवर करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस बढ़ाने के लिए ऑप्टिमिस्ट बनो। इसके बेनिफिट्स क्या है? इमोशनल वेलबींग है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है, प्रोएक्टिव बिहेवियर में काम आता है, हम बेटर कोप कर सकते हैं अपनी चीजों से। अब इसके वेज क्या है? ऑप्टिमिज्म बनो, पॉजिटिव मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग ढूंढो अपने लाइफ में, और रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाओ भाई। अपने वर्क में एंगेज रहो, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ दिन भर स्क्रॉल ही करते जा रहे हैं रील वगैरह। फिर पर्पस के साथ लाइफ में एक पर्पस ढूंढो। तो 3 मिनट में मैं एक पूरा चैप्टर को रिवाइज करते हैं। एक, मोटिवेशन क्या होता है? बिहेवियर को गोल की तरफ मूव करता है। मोटिवेशन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन से आया। इसका लैटिन में वर्ड का नाम मतलब क्या है? मूवियर। और नीड क्या होता है? डेफिसिट। ड्राइव क्या होता है? टेंशन। और हमारा जो साइकिल है वो कितने हैं उसमें? 6 थे। क्या क्या थे? कमेंट में जरूर बताना। फिर हमारा क्या आता है?
कितने नीड्स मोटिव्स हैं? दो, बायोलॉजिकल और साइकोसोशल। बायोलॉजिकल में क्या आता है? हंगर, थर्स्ट, सेक्स। और साइकोसोशल में क्या आता है? एफिलिएशन, पावर, अचीवमेंट, क्यूरियोसिटी। मोटिवेशन साइकिल क्या? नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट, रिडक्शन ऑफ अराउजल। फिर मैस्लो पिरामिड में क्या बोला गया है? इसको क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। अब इसमें 5 लेवल है। पहला लेवल क्या है? फिजियोलॉजिकल, दूसरा सेफ्टी, तीसरा बिलोंगिंगनेस, चौथा स्टीम, और पांचवा जो सबसे ऊपर वाला नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब क्या फीलिंग और मूड और इमोशन सेम होता है? नहीं, अलग अलग होता है। इमोशन ज्यादा इंटेंस होता है, मूड उससे कम होगा, फीलिंग उससे ज्यादा कम होगा। डार्विन ने यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात की। प्रोचिक ने 8 इमोशंस के बारे में बात की। आइजार्ड ने 10 इमोशंस के बारे में बात की। और कितने तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं? वर्बली और नॉन वर्बल। वर्बल में हम जब बोल के एक्सप्रेस करते हैं, नॉन वर्बल में हम जब बिना बोले एक्सप्रेस करते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से। पीटीएसडी क्या होता है? फ्लैशबैक्स होता है। तो यहीं से हमारा ये चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। और अगर आपने ये देख लिया है तो मुझे लगता है इसको अब पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है फिर से। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ही लंबा रास्ता भी बाकी है मेरा। और इसका अगर नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगा, और इसके माइंड मैप भी मैं दे दूंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि माइंड मैप चाहिए या नहीं, या ऐसे ही चल जाएगा।